देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली सल्तनत के विषय में, यानी सल्तनत काल हम जानते हैं। इसमें भी हम लोदी वंश के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चार वंशज के विषय में पढ़ लिए और देख लिए। ये वीडियो आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिए हैं, जो भी है, जिसका नाम है, आप सीक्वेंस से याद करना। जैसे आता है गुलाम वंश, इसके बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ये चार वंशज के बाद हम आते हैं लोदी वंश के विषय में, जिसमें हम इब्राहिम लोदी के विषय में पढ़ेंगे और बाबर के विषय में जानेंगे कि बाबर ने किस तरीके से इब्राहिम लोदी को मार दिया था, क्यों खत्म कर दिया था, क्या कारण था, ये पानीपत की लड़ाई क्या थी। तो ये हम इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पूरे जानकारी लेंगे। देखिए, चार वंश के विषय में आपने देख लिया है। अब हम लोग जानते हैं इस लोदी वंश के विषय में। पहला आप लोग एक बार ध्यान से यहाँ देख लीजिए। इसको देखने से पहले, जैसे मान लीजिए गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश, इनको हम देखेंगे। इनको हम जान तो लिए हैं, लेकिन इसको दोबारा बाद में देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं लोदी वंश के विषय में। सिर्फ हमें यही हमारी टॉपिक है, लोदी वंश। लोदी वंश का जो समय काल था वो 1451 से लेके 1526 तक ये चला था। 1526 में आपको पता है कि पानीपत का लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इसमें हार गए थे इब्राहिम लोदी। तो इस लोदी वंश के विषय में आपको जानना है। हर एक वंश को मार के हर एक वंश अपना स्टार्ट कर लिया था। जिस तरीके से मान लिया कि अगर हम पढ़ते हैं किसके विषय में, ये गुलाम वंश के विषय में, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक आता है कैमूर आता है, लेकिन यहाँ पे बलवन आता है। पहले इसका शुरुआती जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। लेकिन ये भारत पर, ये दिल्ली सल्तनत काल में ये नहीं थे, गुलाम वंश का स्थापना कर दिए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश आया था तब उसने दिल्ली राजधानी बना दिया, तो दिल्ली सल्तनत काल हम लोग समझते हैं। ठीक है, इससे पहले चार मुस्लिमों ने आक्रमण किया था। अगर पूछेगा भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया था, तो कौन, आपको इसके बारे में मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पता होना चाहिए। इसके बाद ये गुलाम वंश में, जब भारत में गुलाम वंश चल रहा था, उस समय मुस्लिम आक्रमण कौन किया था, यही किया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भारत आया था, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक जो संस्थापक था इसका नाम था इल्तुतमिश। इसके बारे में भी आपको समझना होगा। हर एक क्वेश्चन के टाइप में आपको समझना होगा। इसके बारे में देखने के बाद हम इसका कुछ क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। तो हम लोदी वंश में देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक का नाम था बहलोल लोदी। किसके? लोदी वंश के संस्थापक का नाम था बहलोल लोदी। इस बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था, जो इसकी सिक्का बहुत लंबे समय तक चला था, इस बहलोल लोदी का। लेकिन ये कब तक चला था? जब अकबर आया था, अकबर के समय तक ये सिक्का चला था। अकबर के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो अकबर के समय तक ये सिक्के को चलाया था, लेकिन इसके बाद इसकी रानी ने इसे बंद करवा दिया। कहा कि इनका सिक्का कितने दिन तक चलेगा। यहाँ पे आता है इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, दूसरा जो रहता है। पहला आता है बहलोल लोदी, लोदी वंश में पहला बहलोल लोदी, दूसरा आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जैसे ही आता है, उसने जैसे तजिया निकाला जाता है, तजिया निकालने पे इसने रोक लगा दिया था। इसने क्या किया था? तजिया निकालने पे इसने रोक लगा दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप उसे लिख सकते हो। सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया था। कब? 1504 में इसने आगरा का स्थापना किया था। नगर एक बसा दिया था। आगरा जो है शहर, इस शहर का निर्माण बसा दिया था। इसका अंतिम शासक आता है जिसका नाम रहता है इब्राहिम लोदी। अब हमारा टॉपिक मेन है इब्राहिम लोदी के विषय में, क्योंकि हमें पानीपत का युद्ध देखना है कि पानीपत के युद्ध में युद्ध किस तरीके से हुआ था और कौन जीता था। ध्यान में रहे कि जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में हमारा 1206 से लेके 1526 तक आएगा, जिसमें हम लोग सल्तनत काल के विषय में 1526 तक सल्तनत काल। और जैसे ही ये खत्म होगा, लोदी वंश खत्म होगा, वैसे ही आ जाएगा मुगल वंश। मुगल वंश आपका 1526 से लेके चलता है 1857 तक। उसके बाद हम लोग अंग्रेज आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम लोग इतने तक देख लेते हैं। देखो, आपका सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। जैसे आपने प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, धीरे धीरे आपको आगे तक बढ़ना है। इसको आपको समझना होगा पूरा टोटल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। यहाँ पे इब्राहिम लोदी था। और इसका एक शहर यहाँ पे जो राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन था? राजस्थान में था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। लेकिन
ये सब मान लीजिए कि अपने पड़ोसी ही मानो आज आप लोग कहते हो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, जैसे पाकिस्तान, चीन, ये सब पड़ोसी देश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा दुश्मनी अब हो गया, पहले तो नहीं था, सब पास पास में थे, सब एक में थे, मिले हुए। इसी तरीके से भारत में जो जो राजा आए अपना अपना राज किए, अपने अपने कुछ जगहों को लेके सब राज करने लगे थे। यहीं पे था राणा सांगा, और राणा सांगा देखता था कि इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे धन दौलत हो गए हैं, ये राजा बन गया है, दिल्ली सल्तनत काल का ये राजा बना हुआ है, क्यों ना हम इसे हरा देते हैं। इब्राहिम लोदी ने अपने माइंड में विचार किया, तब इसने युद्ध किया जो कहा जाता है खटौली का युद्ध, जिसमें क्या किया राणा सांगा ने कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को उसने 1518 में इसको हरा देता है। उसके बाद देखता है कि ये हारने के बाद भी ये अभी ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि इसके पास ज़्यादा धन दौलत है और राणा सांगा को कुछ मिल नहीं पाया था। तो राणा सांगा ने सोचा कि ये अभी तक ऐसे कुछ होने वाला इसका नहीं है। और यहीं पर पंजाब के साइड में, पंजाब है, यहाँ पे पंजाब में दो और थे, इसी के कुछ रिश्तेदार कहा जाता है, कुछ चाचा कौन था, भतीजा कौन था, ऐसे कुछ उसके यहाँ पे थे, जिसका नाम था दौलत खान, जिसका एक का नाम था दौलत खान, एक का नाम था आदम खान। इसने देखा ये सब सारे के सारे पड़ोसी वड़ोसी सब इससे जलते थे, इब्राहिम लोदी से सारे के सारे जलने लगे। इसके बाद क्या हुआ, देखा गया कि ये सारे के सारे जल रहे हैं और अब इसको कोई हराने वाला नहीं था, मतलब हार भी जाता, फिर भी हारने के बाद भी ताकतवर था, क्योंकि इसके पास सारे धन दौलत, सोना चांदी जवाहरात सब कुछ इसके पास पड़ा हुआ था। किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास। कौन सोचा? ये तीन के तीन सोचने लगे कि हम क्या करते हैं कि इसको हरा देते हैं, ऐसा कोई मिले जिसे हम हरा दें। तो इन सबों के कान में भनक गया, यहाँ पे एक जगह है फरगाना, इस फरगाना का कौन है? बाबर है। क्या नाम है उसका? बाबर नाम है। ये बाबर क्या करता था कि बाबर अपने हर जगह वो भी युद्ध करता था, उसके पास भी सैनिक था, सेना था, वो भी युद्ध करता और वो सोचता था कि हम काबुल जीत लें, हम समरकंद जीत लें, सारे जगहों को ये जीतना चाहता था। लेकिन जैसे ही एक जगह से एक जगह जाता था वहाँ पे वो हार जाता था, दूसरे जगह दूसरा आक्रमण कर लेता था। फरगाना से अगर समरकंद गया, समरकंद लड़ाई करने के लिए समरकंद को जीता, तो ले फरगाना हाथ से निकला, फरगाना जहाँ गया था समरकंद निकला, ये आ गया। ये सोचा कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि इसके पास अब रहने का ठिकाना नहीं था, अपने सैनिकों को लेके कहीं कहीं अपना गुजर बसर करता था। ये सब देखे कौन देखा था? ये सब जानते थे, ये राणा सांगा जाना और ये दौलत खान और आदम खान ने समझा कि अरे ये इसके पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाने की बात नहीं है, समझ गए थे कि ये बहुत ताकत है, ये क्या करेगा कि इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देगा। क्या किए ये सब दोनों? इन दोनों ने बुला लाया, दोनों तीनों गए और बुला के लाए किसको? बाबर को। और बाबर से कहे कि देखो आपको युद्ध करना होगा, हमारा एक राजा है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, और इस इब्राहिम लोदी को ख़त्म करना होगा। इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने के लिए यहीं पे पानीपत की लड़ाई हुई, और पानीपत के लड़ाई में बाबर भारी पड़ गया इब्राहिम लोदी पर। ऐसा है ना कि कोई चाल, अब मान लीजिए कि चालबाजी से कोई अगर खेल दे, जैसे मान लीजिए कि आप अकेले जा रहे हो और आपको कोई घेर के मार दे, फिर तो अब कितना भी ताकतवर हो तो उसके सामने फिर आप क्या कर सकते हो? मार खा जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने पे भी भरोसा बहुत लोग कम करते हैं। ये अपने ही थे। ये कौन थे? ये जो दौलत खान था या फिर आदम खान था, ये अपने थे। फिर भी अपनों पर भरोसा करना है अपनों भरोसा, लेकिन पूरा इतना भरोसा ना कर दो कि वो आपका जान ही मार दे। इसने क्या किया कि बुला लाए सब, और बुलाने के बाद पंजाब में रख दिए, वो सारे सैनिक को ला के आ गया। और धीरे धीरे पानीपत के युद्ध में उसने अपना दिमाग लगाया किस तरीके से हम युद्ध कर सकते हैं कि इब्राहिम लोदी को हम हरा सकते हैं। इसने अपने सेना को और बारूद सब कुछ रख के, मतलब बारूद से उड़ा दिया था इब्राहिम लोदी को। क्या किया था? बारूद से, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत काल में एक ऐसा यही राजा था, यही जो युद्ध हुआ था इसमें बारूद का यूज कर दिया गया था और उसको मार दिया गया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी वहाँ पे खत्म हो गया। यही पानीपत की युद्ध हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध यहाँ पे हुआ था। 1526 में किसके, अगर यही चीज पूछता है किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बताओगे कि बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध में
बाबर जीत गया था और कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी हार गया था, यानी कि खत्म हो गया वहां पे। अब देखा गया कि बाबर देखा कि हम अब कहाँ जाएं। और बाबर तो देख रहा है कि भैया ये तो ठीक ठाक जगह मिल गया, पूरे जगह मिल गया, ये तुम लोग राज कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राणा सांगा चाहता था कि नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, आप आए हो और इब्राहिम लोदी को ख़त्म किए और आप यहाँ से जाओ, आपको यहाँ रहने का कोई नहीं है, कि मतलब आप रहो यहाँ पे। अब इस बात के लिए बाबर मतलब कि अपना कहा कि ऐसे कैसे हम चले जाएं, हम आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, आप लोग बुलाए ठीक है, लेकिन जब आप बुला दिए तो हम जाएं कहाँ? अब हम यहीं पे बस जाते हैं। इस बात के लिए राणा सांगा एकदम पूरा कहा नहीं, ऐसे कैसे आप रुक सकते हो, आपको जाना पड़ेगा। बाबर बोला देख भाई, तू भी चैन से खा जी रहा है, मुझे भी खाने जीने दे, अगर नहीं तो युद्ध कर ले। तो राणा सांगा बोला कि हम युद्ध करेंगे तुझसे। बोला कोई बात नहीं, इब्राहिम लोदी तो गया, तुम भी युद्ध कर लो। अरे बकलोल, बुलाए क्यों थे? भाई भाई को मारने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं बुलाते हैं, आपस में लड़ाई होता है ना, भाइयों का लड़ाई आपस में हो सकता है। दूसरों को बुला लो युद्ध करने के लिए, चलो भाई को मार दो। अगर वो आपके भाई को मार सकता है, आप अपने भाई का नहीं हैं, तो फिर बताइए कि आप उसका हो सकते हैं? जिसको आप बुलाए हैं उसका भी आप नहीं हो सकते? और वो क्या आपके भाई का जब नहीं हुआ, मार दिया, तो क्या आपका हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई का हो या फिर अपने घर का हो, पड़ोसी का, किसी का भी हो, इसके लिए आपको बाहरी लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही किसी चीज़ को सुलझा सकते हो, कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, आपस में मार करिए, बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन इसने माना नहीं, राणा सांगा नहीं माना, दौलत खान नहीं माना, आदम नहीं माना, और सब के सब बाबर को बुला लाए। बाबर आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा। तो क्या राणा सांगा को छोड़ दिया? नहीं, राणा सांगा को भी इसने नहीं छोड़ा था, इसने राणा सांगा को भी मार दिया था। यही कहते हैं खटौती का युद्ध। इसी में इसने 1518 में राणा सांगा को खत्म कर दिया था। समझ में आया? देखो, समरकंद से भी हार के भाग के आया था। ये फरगाना का बाबर था। बाबर कहाँ का था? फरगाना का था। बाबर कहाँ का था? फरगाना का था। और आया और इसको मार के भगा दिया गया। अब ये शांत हो गए सब, ये 3 के 3 शांत हो गए, क्योंकि इसको भी मार दिया, राणा सांगा को भी मार दिया था। 1518 में इसको मार दिया, कहा कि अब तू यहाँ पे रहने लायक नहीं है। इसके बाद इसने डायरेक्ट मार दिया किसको? दौलत लोदी को और आलम लोदी को, इसको भी खत्म कर दिया। इन दोनों तीनों को खत्म करके अपना राज्य चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब से ये चलाना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद इसने किस वंश का स्थापना कर दिया? इसने गुलाम वंश का स्थापना कर दिया, जो गुलाम वंश 1526 से लेके अब चलता है ये 1857 तक। ये मान लीजिए कि इतने साल तक ये चलता है मुगल वंश, गुलाम वंश नहीं, मुगल वंश। गुलाम वंश तो ये है दिल्ली सल्तनत का पहला वंशज। तो अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है उसमें गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश का संस्थापक का अगर नाम पूछेगा तो आप बताना कि क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक है। अभी इसके बारे में आपको सारा बताऊंगी, जो भूला भटका है ना उसे आपको पूरा इस वीडियो में कर देना है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग तुरंत मुगल वंश के साइड चलेंगे। मुगल वंश को भी देखना जरूरी है कि मुगल वंश किस तरीके से, इसका क्या क्या मतलब हुआ था। इससे पहले हम लोग ये सारे के सारे राजा के बारे में देख लेंगे, पूरा इसमें रिवाइज भी कर लेंगे। तब यहाँ पे आप लोगों को पानीपत की युद्ध समझ में आया, किस तरीके से राणा सांगा भी मर गया, किस तरीके से इब्राहिम लोदी भी मर गया। सिकंदर ने आगरा का स्थापना किया था। अब यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एक बार बैक साइड, जब हम देखते हैं कहाँ पे, गुलाम वंश के विषय में। गुलाम वंश के विषय में पूरा डिटेल में समझिए आप। गुलाम वंश के विषय में समझ गए हैं, बस सिर्फ राजा के बारे में एक बार ध्यान देना क्या है। गुलाम वंश का जो शासन काल था वो 1206 से लेके 1290 तक चला था। 1206 से लेके 1290 तक टोटल चला था। ये 1206 से क्यों चला था? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, और मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद इस दिल्ली पे राज कौन करता, इसके लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का शासक बना दिया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम भी था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि इसने गुलाम वंश का स्थापना किया था। ये आया शासक बना और यहाँ पे गुलाम वंश का स्थापना हुआ। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी दौलताबाद बनाया था, ना कि इसने दिल्ली बनाया था। अगर दिल्ली बनाता तब दिल्ली का वास्तविक
शासक यही बनता, लेकिन तभी से दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता, लेकिन यहाँ पे इसने बनाया नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बना दिया था लाहौर। कहाँ पे? लाहौर, दौलताबाद नहीं, लाहौर बनाया था। दौलताबाद तो आएगा यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम वो बनाया था। देखिए, अब इसने लाहौर अपनी राजधानी बना दिया था, इसने दिल्ली राजधानी नहीं बनाया था, लेकिन इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। अब जैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था, निर्माण इसी ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण अलग अलग करवाएंगे लोग हैं। इसका कहते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इसी ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होता है? एक मंदिर, ये मतलब मान लीजिए कि एक विद्यालय था, उस विद्यालय को इसने मरम्मत करा के वहाँ पे मस्जिद का स्थापना कर दिया। तो इस तरीके से इसने, उसे कहा जाता है 2.5 दिन में इसने तैयार करवा दिया। मरम्मत कराने में क्या, नी थोड़ा ना रखना है, मरम्मत करा दिया, तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी, इसके गुरु का नाम था ये बख्तियार काकी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये शिष्य था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आया था ना, ये गौरी के साथ आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसी का शिष्य था ख्वाजा, इसका नाम था बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी ही कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुरु था। ठीक है। इसका सेनापति अगर पूछता है कि इसका सेनापति कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी और बख्तियार काकी में ध्यान रहे आपको। तो बख्तियार खिलजी इस कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। माइंड में आ रहा है आपके? अब ये क्या किया कि इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही 1206 में, कब आया था? 1206 में, और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कैसे? इसकी चौगाना खेलते हुए, जब चौगाना खेल रहा था तो चौगाना खेलते हुए ये घोड़े से गिर जाता है लाहौर में, और इसकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लेकिन इसका एक गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। इसका गुलाम रहता है, जो इसके गुलाम का नाम रहता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था कुरान खान। क्योंकि इसको कुरान का पूरा ज्ञान हो गया था, इसलिए इसको उपाधि दिया गया था कुरान खान। इसे लाख वक्स भी कहा जाता था। अब लाख वक्स किसे कहा जाता था आपको होना चाहिए माइंड में, किसको कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इसको कुरान खान भी कहा जाता था, इसे हातिम भी कहा जाता था। इसने बहुत कुछ चीज़ का निर्माण, इसको शौक था निर्माण करने का, इसने किया था। इसकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। और तो ये क्या करता है ना कि ये खलीफा, यानी इस खलीफा से खिल्लत नहीं ले पाता है। यानी क्या होता है, जिस तरीके से राजा बनते हैं लोग, राज तिलक होता है, इस तरीके से इसका नहीं होता है। तो मुस्लिमों में यही होता है कि ये खलीफा से खिल्लत ले लेंगे तो ये शासक कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे। ये गुलाम का गुलाम रह गया था, इसलिए इसे गुलाम वंश का शासक कहा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। इसके मरने के बाद आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश क्या करता है कि इससे पहले एक यालदोज रहता है। यालदोज जिस समय गौरी का गुलाम 3-4 थे, मान लीजिए बहुत सारे गुलाम थे, लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, जो इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। ये भी गौरी का एक शिष्य था, गुलाम उसे कह सकते हैं। और एक यालदोज था। यालदोज और इल्तुतमिश की लड़ाई हो गई। कहा कि देखिए हम बनेंगे यहाँ का शासक, क्योंकि इनके मरने के बाद हम बनेंगे यहाँ का शासक गुलाम वंश का। लेकिन ये कहा कि नहीं, हम लोग दोनों युद्ध कर लेते हैं। युद्ध किया इन दोनों ने जब युद्ध किया था, कब किया था? 1215 में किया था। 10 में तो मर ही गया था, 1215 में इसने किया। और उसे कहा जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध नहीं समझना, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था।
1191 में हुआ था, जिसमें गौरी हार गया था। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को लेकर गौरी अपने गौर चला जाता है। जिस तरीके से उनके आँख उख निकाल के उनको सजा बहुत भारी देता है और उनको मार देता है, क्योंकि वो मार नहीं पाता। लेकिन यहाँ का एक राजा था, गढ़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद्र। जयचंद्र ने इनके साथ धोखेधड़ी किया था और गौरी को बुलाया था। देखो, बताई तो अभी आपसे कि भाई से भाई का टकराव करने के लिए किसी गैर को अगर बुलाओगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको बख्शने वाला नहीं है। इसने क्या किया था, जयचंद्र ने, उत्तर प्रदेश का राजा था, उसने क्या किया था कि ये पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए गौरी को बुलाया था। क्यों बुलाया था? इनकी दुश्मनी क्या थी? इनकी दुश्मनी यही थी कि इनकी संयोगिता एक बेटी थी जयचंद्र की। इस जयचंद्र की बेटी को लेके फरार हो गया था, यानी भाग गया था पृथ्वीराज चौहान, इसलिए इसको मरवा दिया गया था। इसलिए इसने मरवा दिया था गौरी को बुला के। बोला कि चलो तुम्हें तो हरा दिया है, बहुत बार तुम्हें हराया, चलो हम युद्ध करते हैं। इसने अपना साहस दिया और गौरी ने इसको बंदी, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। ये द्वितीय युद्ध था। लेकिन तृतीय युद्ध पूछेगा कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुआ था, जो 1215 में दोनों की युद्ध हुई थी। 1215 में युद्ध हो गई थी। तराइन की तृतीय युद्ध हरियाणा के साइड में है, तराइन की तृतीय युद्ध में, और उसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और याल्दोज हार जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने चालीसा दल का स्थापना करता है। चालीसा दल क्या होता है? ये तुर्क से आए हुए कुछ सरदार थे, जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं उनका ये विचार लेता था। कौन? इल्तुतमिश। और कहता था कि हम लोग आइए, देखिए इसको आपको बहुत बारीकी से समझना है इल्तुतमिश के विषय में, क्योंकि चालीसा दल पूछेगा कि इसका स्थापना किसने किया था, चालीसा दल का तो इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था कौन लाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का कहना था कि एकता व्यवस्था का ये मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास काम करता है और उसको हम वेतन नहीं दे पाते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, तो इसके बदले हम उसको जमीन दे देंगे। तो हर एक महीने ये इसको जमीन देता था। तो एकता व्यवस्था यही लाया था इल्तुतमिश ही। जब ये इल्तुतमिश मरा, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी की बेटी रजिया सुल्ताना को बना दिया जाता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु अब कब हो जाती है? देखिए 1336 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है इसकी? 1336 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पे इसी की बेटी आ जाती है रजिया सुल्ताना। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो आती है रजिया सुल्ताना, और रजिया सुल्ताना इसी की बेटी रहती है, जो भी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। क्यों? वो 4 साल ही राज कर पाती है, क्योंकि वो महिला शासक थी, इसलिए उसे मरवा दिया जाता है। उसे कैथल में, उसको कहाँ पे? कैथल में मरवा दिया जाता है। चालीसा दल वाले ही मरवा देते हैं, डाकू इशारा देते हैं कि डाकू से कहते हैं कि यहाँ पे कोई जा रहा है, यानी कोई व्यापारी है, व्यापारी करते हुए जा रहा है, और उसी कैथल में इसके पति को इसको मरवा देता है। लेकिन उसका रजिया सुल्ताना की जो एक सेनापति था उसका नाम था याकूत को भी मरवा दिया जाता है। तो यहाँ पे रजिया सुल्ताना एक शासिका थी, बढ़िया थी, लेकिन इसको हरा दिया गया और इसको मार दिया गया था। तो इसके बारे में भी आप गुलाम वंश के बारे में समझे। आया था बलवन से पहले और राजा आए थे, लेकिन बलवन भी आया तो इसने लौह रक्त का रणनीति अपनाया था। इसने कहा था कि उतर के भाई किसी को मार करना है तो मारो। इसने लौह नीति को अपनाया, लौह रक्त नीति को अपनाया था। और इसने जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल को लाया था, इस चालीसा दल को इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गुलाम वंश। इसको कैमूर से इसके अंतिम शासक थे। इसके बाद आया था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो चला था वो 1290 से लेके 1320 तक चला था। ये आप ध्यान देना कि यहाँ पे मैं गलती से बोल दी थी 1326, लेकिन 1226 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसकी बेटी 1240 में इसकी बेटी मर जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद ये बलवन आता है। बलवन भी अपने जगह पे ठीक ठाक रहता है। खिलजी वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये आया था। अब यहाँ का जो शासन काल चला था 1290 से लेके
1290 से लेकर 1320 तक यहाँ पे खिलजी वंश चला था। खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने क्या किया था, इसके समय भी मंगोल आक्रमण हो गया था, लेकिन इसने दक्षिण भारत को संभालने के लिए इसने अपने एक भतीजा, या भतीजा भी कह सकते हैं, ये भाई का बेटा भी था और इसका ये दामाद भी था, क्योंकि अपनी बेटी का शादी कर दिया था। अपनी बेटी का शादी इसी से कर दिया था, तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्यपाट संभालना स्टार्ट कर दिया और पहुंचा इस दक्षिण भारत में। इस दक्षिण भारत में पहुंचने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे युद्ध किया था। यहाँ पे युद्ध जिसके साथ किया था, रुद्र प्रताप देव था, उसका नाम ऐसे कुछ था। उससे इसने यादव वंश का वो राजा था, यादव वंश के बारे में आपको पढ़ाई हूँ। उससे युद्ध किया। यहाँ से देखो सोना चांदी लूटने के बाद जब ये लेके गया तो ये चीज़ देखे थे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ऐसे लूटपाट ना करो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नरम दिल के ठीक थे। तो इन्होंने कहा कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप ऐसे बोल रहे हो, एक राजा का मतलब यही होता है कि लूटपाट, बटोरना, मार करना, युद्ध करना, हर एक रणनीति अपना लेना। बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको गुस्सा आया और इसने अपने इस चाचा को यानी ससुर जी को तलवार से उतार देता है गर्दन और कहता है कि आपकी अब ज़रूरत नहीं है, अब हम राजा बनेंगे। और इनके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ताज खुद पहन के शासक बन जाता है। लेकिन इसने खलीफा से खिल्लत नहीं लिया था। देखो, गुलाम वंश में भी नहीं लिया था और ये मानता ही नहीं था कि इसमें खिल्लत लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत ले लिया था, लेकिन ये खिल्लत नहीं लिया था अलाउद्दीन खिलजी। कहा कि अरे कोई नहीं, हम खुद ही राजा यहाँ पे हैं, खिल्लत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, पहले यहाँ पे इसके बारे में नहीं, आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये तो स्वयं खलीफा बन जाता है, इसका तो बात ही अलग है। तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत यानी कि ये निज़ामुद्दीन औलिया को भी बहुत परेशान करता है। कहता है कि देखो, जिस तरीके से इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लाया था, मैं इस इक्ता व्यवस्था को ख़त्म करता हूँ। तो इक्ता व्यवस्था को ख़त्म करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इक्ता व्यवस्था को इसने पूरी तरीके से, इसका मलिक काफूर जो था, इसका ये गुलाम था। इसने उसको पता चलता है कि 1000 में खरीदा था और इसने दक्षिण भारत में उसी को भेज दिया था। ठीक है, और मंगोलों से आक्रमण करने के लिए इसके दूसरे मंगोल वाली साइड में, मंगोल इसमें बहुत ज़्यादा हमला बोलते। इसने क्या किया था, मंगोलों के लिए इसने लौह रक्त का इसने भी रणनीति अपनाया था। कहा कि भैया मार करना है तो करना है। इसने भी लौह रक्त को अपनाया था मंगोलों के आक्रमण के समय, मार के समय। मंगोल का जो आक्रमण, पहली बार मंगोल का आक्रमण हुआ था ना, वो इल्तुतमिश के समय ही हो गया था, क्योंकि वहाँ का एक आदमी था जो भागते हुए इनके दरबार में आ गया था, इल्तुतमिश के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये क्या करता है, ये खुद ही एक खलीफा घोषित अपने को कर देता है। खिल्लत नहीं लेता है, लेकिन खलीफा घोषित कर देता है। ये एक ऐसा पियक्कड़ आदमी था कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये शासक किस तरीके से था। ये पीऊ के मतलब कैसे भी घूमता था, यानी कि ये खिल्लत नहीं लिया था। इसको मार देता है खुसरो खान। इसको कौन मार देता है, खुसरो खान। खुसरो खान ने इसकी हत्या कर देता है और उसके बाद में इसकी हत्या, खुसरो खान की हत्या गयासुद्दीन कर देता है। मतलब यहाँ तक इसको ख़त्म कर दिया और आगे चल के इसने अपने तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। तुगलक वंश जो चला था 1320 से लेके 1414 तक, तुगलक वंश। इसका जो संस्थापक थे, यानी कि जो स्थापना किया था, इनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था कि इसने एक लकड़ी का महल बनवा के वो निज़ामुद्दीन को पकड़ना चाहता था कि निज़ामुद्दीन के पास चलेंगे, इक्ता व्यवस्था को हटा के ज़मीन को लाएंगे, क्योंकि उनके पास सूफी संत हैं, बहुत सारे धन हैं। इसने उनके पास जब गया तो यहाँ पे रात में रुकने से यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है, लकड़ी के गिरने से। लकड़ी का महल गिरा, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद दूसरा जो शासक आता है उसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक को भैया सनकहवा कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये भी ऐसा ही सनकाह पागल ओगल था, लेकिन फिर भी इसने भी कुछ काम किया था। क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि जब मान लीजिए कि
उपजाऊ जमीन जहाँ नहीं है वहाँ पे टैक्स लगा देता था, किसानों से मांगता था कि भैया तुम लोगों को क्या देना चाहिए, तुम लोग मुझे दो, टैक्स दो, मुझे पैसे चाहिए। मतलब इसने ऐसा काम करता था ना कि कुछ कहने लायक नहीं। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ये दौलताबाद का स्थापना किया था। इसके समय में एक आदमी आया था जिसका, ये मोरक्को से आया था, जिसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता आया और इसने एक सांकेतिक सिक्का चलाया था। देखो सांकेतिक सिक्का इसने ऐसा चला दिया था कि जिसमें ये बहुत नॉर्मल सा बना दिया था कि जब भी जो भी चाहे ना तो सिक्के को बना सकता है। और सारे लोग सिक्का बना बना के राजा होने लगे, धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। ये देखा कि अरे हमारा सिक्का सबने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने कहा कि अब सिक्कों को बंद कर देते हैं। इसने डायरेक्ट अपने सिक्कों को बंद करवा दिया था। लेकिन इतने जल्दी जल्दी बना के लोग बेच दिए थे, टाइम भी तो देगा, इतना जल्दी कैसे बंद कर सकता है। जिस तरीके से मोदी ने नोट को बंद कर दिया तो टाइम दे दिया कि इस टाइम तक आपको डाल देना है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टाइम दे दिया कि आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक ने ये क्या करता है कि देखो ब्राह्मणों पे जजिया लगा देता है, जजिया कर लगा देता है। जिस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम आया था उसने भी जजिया कर लगा दिया था, लेकिन वो तो थोड़ा सा ठीक ठाक काम किया कि वो कहता था कि देखो महिलाओं पे नहीं लगाना है, बच्चों पे नहीं लगाना है, बूढ़ों पे नहीं लगाना है, विकलांगों पे नहीं लगाना है, ब्राह्मणों पे नहीं लगाना है। लेकिन ये जो फिरोज शाह आया था ना, इसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, ये ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया था। ये हज करने पर रोक लगा दिया, मतलब हज करने पर रोक नहीं लगाया था। इसने क्या किया था कि हज करने के लिए लोगों को दे देता पैसे, जा घूम क्या फिर क्या, इसने ऐसा काम किया था। फिर जौनपुर शहर इसी ने बसा दिया था। इसके पास दास बहुत ज़्यादा थे। इसके अपने जीवन के बारे में यही लिख देता था, सारे जीवन की कहानी ये लिख देता था फिरोज शाह। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब ये जैसे ही आता है इसके सामने तैमूर लंग ने हमला कर देते हैं। कहाँ से? ये मंगोल से। इसको बुला के कौन लाता है? खिर्ज खान लाया और इस पे हमला करवा दिया। इसके बाद खिर्ज खान ने अपना स्वयं एक क्या बना दिया था, सैयद वंश का स्थापना खिर्ज खान ने कर दिया था। अब नसीरुद्दीन के समय बहुत छोटे में दिल्ली सल्तनत बचा हुआ था, जिनमें से दिल्ली से लेके पालम तक के चलता था। इसके बाद आ गया था सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक की टोटल चला था। खिर्ज खान खुद को शासक घोषित नहीं किया क्योंकि ये तैमूर के हाथों में बिका हुआ एक व्यक्ति था, क्योंकि अपने देश के अपने शासक को मरवा के मंगोल को बुला लाया था। मंगोल वाले बहुत खतरनाक थे। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों ने चारों पांचों वंशज के विषय में देख लिया। लोधी वंश के विषय में तो आप जानते ही हो। लोधी वंश का कब से कब स्थापना हुआ था? 1451 से लेकर 1526 तक। और ये पानीपत के युद्ध के बाद ये खत्म होता है। तभी से कौन सा वंश चलता है? मुगल वंश के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।